नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मधुमक्खी पालन में प्रयोग आने वाले जरूरी उपकरणों पर जानकारी। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय कब और कैसे प्रारंभ किया जाए। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानकारी लाए हैं मधुमक्खी पालन की शुरुआत करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण उपकरणों की जरूरत होती है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नौणी, सोलन, हिमाचल प्रदेश के कीट विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शर्मा। मौन पालक भाइयों, मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी की प्रजाति और स्थान का चयन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बारे में मौन पालक को जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे वो शहद का अधिक उत्पादन कर सके। तो इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। अगर कमर्शियल बी कीपिंग करनी है, विशेषकर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, तो हमें एपिस मेलिफेरा के साथ मधुमक्खी पालन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दें, जो हमारी एपिस मेलिफेरा है उसमें शहद उत्पादन तो ज़्यादा है, लेकिन जहां मधुमक्खी पालन हम विदेशी मधुमक्खी के साथ करने वाले हैं, वहां पर हमें स्थानांतरण भी करना पड़ेगा मधुमक्खियों का, और साथ ही साथ उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहां पर जो शहद पैदा करने वाले वृक्ष हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हो। अन्यथा हम इस मधुमक्खी पालन को विदेशी मधुमक्खी के साथ सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको चयन करना है कि किस प्रजाति के साथ आप मधुमक्खी पालन करेंगे, किस लेवल पे आप मधुमक्खी पालन करेंगे, छोटे स्तर पर, मध्यम स्तर पर, एक ही स्थान पर रख के, या आप इसको कमर्शियल स्केल पे ले जाएंगे जहां आपको स्थानांतरण जो है मौन वंशों का वो अनिवार्य हो जाता है। मौन पालक भाइयों, मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे इन उपकरणों का इस्तेमाल करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं इन उपकरणों की कार्यविधि और इन उपकरणों के बारे में। अब उपकरणों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा मौन गृह है। तो मौन गृह और मधुमक्खियां, वो तो आपको कहीं से उचित स्थान से स्वस्थ मौनवंश और एक स्वस्थ और युवा रानी वाले जो मौनवंश होते हैं उनको खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए बात करें तो पूरे भारतवर्ष में अब बी ब्रीडर्स बने हैं। एक हमारा नेशनल बी बोर्ड भी है जो बी कीपिंग को सपोर्ट करते हैं, तो उनके द्वारा भी, और जो स्टेट डिपार्टमेंट है हमारे हॉर्टिकल्चर, कुछ जगह एग्रीकल्चर भी हो सकता है, तो वो लोग भी बी ब्रीडर्स उन्होंने रजिस्टर कर रखे हैं। तो मौन पालन के लिए भी एक स्वस्थ मौनवंश या और स्वस्थ रानी के साथ जब आप आरंभ करते हैं, और उचित समय पर आरंभ करें, लेकिन इनके साथ हमें अतिरिक्त जो उपकरण हैं उनकी आवश्यकता होती है, जिसमें मुख रक्षक जाली है हमारा मुंह ढांपने के लिए, हमारे ग्लव्स भी हैं, हमारा स्मोकर कहते हैं हम, धुआं कर, वो भी आवश्यक है। फिर इसके अलावा जो है तो हमें कॉम फाउंडेशन शीट बोलते हैं हम, छत्ताधार मौन जो होता है उसकी छत्ताधार जो सीट्स हैं उन्हें हमें फ्रेम्स के ऊपर फिक्स करना होता है, वो भी चाहिए। बी ब्रश होता है जिसे हमें मधुमक्खियां झाड़ते हैं और फ्रेम को साफ करते हैं। तो इस तरह के कई उपकरण हैं, रानी पालन के कुछ उपकरण हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है एक हनी एक्सट्रैक्टर होना भी आवश्यक है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उपकरण है हनी एक्सट्रैक्टर, जो शहद निष्कासन के लिए मशीन होती है, वो फूड ग्रेड की होनी चाहिए या स्टेनलेस स्टील आता है उसकी होनी चाहिए। और शहद का भंडारण कभी भी ऐसे बर्तन में ना करें जिसमें पहले कुछ और सामान रखा हुआ हो, या वो फूड ग्रेड प्लास्टिक ना हो, अथवा स्टेनलेस स्टील का हो तो और भी बेहतर है। तो हमारा जो शहद है उसकी गुणवत्ता भी हमारे उपकरणों के ऊपर निर्भर करेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी इन पशुओं को चोट लगने से घाव हो जाता है और पशुपालक इन पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके लिए आप पशुओं को चोट लगने से कैसे बचाएं और घाव का उपचार कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर राहुल सेहर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बरसात के समय या वर्षा ऋतु के समय जानवरों में जो चोट लग जाती हैं, जो घाव हो जाते हैं, उसकी रोकथाम कैसे करें और हम चोट लगने से कैसे उन्हें बचाएं एवं हम उनका कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। बरसात के समय पे चोट लगने पर बहुत जल्दी ही उसमें मक्खी का इन्फेक्शन लग जाता है, मक्खी अपने अंडे रख देती है और जहाँ पर विशेषतः जहाँ पर जानवर चाट नहीं पाता, अपने आप को चाट नहीं पाता, उस जगह पर वहाँ मैगट पड़ जाते हैं या क्या है कि मक्खी के लार्वे पड़ जाते हैं और फिर वहाँ घाव बढ़ता ही जाता है और अगर इलाज ना हो स्थिति हो और अगर मान लीजिए कि चोट सर में है तो जानवर की मृत्यु होना भी संभव है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम ये करें कि जो चंचल पशु हैं, जो झुंड में एक जानवर दूसरे जानवर को जो चंचल पशु है वो मारते हैं, तो ऐसे पशुओं को हम अलग कर दें। दूसरी बात, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे खुद के बाड़े में कहीं कोई ऐसी नुकीली वस्तु या कोई ऐसा कोई एंगल निकला हुआ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस कारण से जानवर को चोट लग सकती हो। अगर ऐसी चीज़ कोई है तो अपन या तो उसे घिस दें या फिर अपन उसको बिल्कुल वहाँ से कोई कील वगैरह है तो उसको निकाल दें। इसके अलावा किसान भाइयों, जो आपका जो फर्श है, फर्श में भी आप देखें कि फर्श इतना चिकना भी ना हो कि जानवर फिसल जाए और इतना उसमें खुरदुरापन हो कि जानवर आराम से उस पर चल सके। और दूसरी बात है, वो उसमें कोई ऐसी नुकीली वस्तु, कोई गिट्टी, कोई कंकड़, कोई पत्थर ऐसा नहीं रहे कि जानवर बैठते समय चोटिल हो जाए और उस वहाँ पर घाव निर्मित हो जाए। तो इससे जानवर क्या है, जो चिड़चिड़ापन है जानवर के अंदर, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जानवर भागता है इधर उधर, आप देखेंगे पूंछ हिलाता है बार बार, अपने खाने पे भोजन पे वो उतना समय ध्यान नहीं दे पाता जितना कि देना चाहिए था। किसान भाइयों, अगर किसी पशु को घाव हो गया है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं तो आप कैसे करें उसका उपचार, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो अगर घाव कहीं बन जाते हैं और जानवर, कई स्थान जानवर में ऐसे हैं जहाँ वो ना तो खुजा सकता है और ना ही चाट सकता है। जैसे मान लीजिए सींग की गहराइयों में कहीं कोई सींग मुड़ा हुआ है और मुड़ने के कारण वहीं लग के उसको वहीं कहीं छोटा सा घाव हो गया है जहाँ पे मैगट पड़ रहे हैं, तो वो निरंतर होता रहेगा अगर आप उसके कारण को दूर नहीं कर देंगे। आप वो जो सींग की नोक है उसको आगे से काट सकते हैं, वायर की मदद से आप उसको काट दीजिए और वहाँ जो घाव हो गया है उस घाव को आप अपने यहाँ इजीली तौर पे उपलब्ध तारपीन का जो तेल होता है वो लगभग सभी जगह मिल जाता है। तारपीन का तेल डालते ही उसके जो कीड़े रहेंगे, गौज बना के आप उसमें तारपीन का तेल भर दीजिए और उस घाव के अंदर के 5-7 मिनट के बाद आप देखिए कि कीड़े बाहर आते जा रहे हैं। आप एक चिमटी की मदद से सारे कीड़ों को एक एक करके निकाल दीजिए और तब तक, जब तक कि आश्वस्त ना हो जाए कि अब एक कीड़ा भी अंदर नहीं है, तब तक उस घाव को कभी भी बांधिएगा मत, क्योंकि अगर घाव बांध दिया तो कीड़े के पास बाहर आने की जगह नहीं रहेगी और वो अंदर ही प्रवेश करेगा उसमें, और ज़्यादा अंदर प्रवेश, क्योंकि ये जो मक्खी का लार्वा होता है ये मांस खाने वाले होते हैं। ये मांस को अंदर ही अंदर खाते जाते हैं और अंदर से अंदर वो घाव अंदर खोखला और गहरा होता जाता है और एक इस निश्चित अवस्था में जाने के बाद फिर का कोई इलाज रह नहीं जाता है। जो हमारा मल्टी डोज आइवरमेक्टिन है और डोरामेक्टिन है, इसको एंटी मैगट की तरह बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और सफाई करने के बाद उपरांत आपको घाव को कॉटराइज करना, यानी कि उसकी जो अंदर की स्किन है, स्किन को हमें साफ़ करना है अच्छे से, जिससे कि उसमें नया टिश्यू, नया ऊतक उसमें दोबारा जनरेट हो सके, जिससे कि वो घाव पूरी तरीके से भर जाए। इलाज के बाद हम
पुबडिन आयोडीन जो सबसे ज़्यादा कारगर है इसमें, और सफाई करने के लिए, कॉटराइज करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आसपास के आवास की, आपको जो आसपास के मक्खी के लार्वा ना पड़े, बाकी मच्छर के लार्वा ना पनपे, तो इसमें भी आप जो आसपास कुंड, आपके जो पानी के जो जलाशय भरे हुए हैं, उनमें आप कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, जिससे उनमें मक्खी के लार्वा वगैरह सबकी मृत्यु हो जाएगी। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई छोटी छोटी जानकारियों से आप लोग लाभान्वित होंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर, रीवा, सतना, बालाघाट और इनसे लगे आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। इन क्षेत्रों में आगामी 4 से 5 दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फसल में नीला बिरिंग, जिसे ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं, का प्रकोप होने पर क्विनाल्फास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द और सब्जियों में भिंडी, लौकी, तोरई आदि पर सफेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। धान की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 20 से 25 दिन बाद नॉमिनी गोल्ड खरपतवार नाशी की 100 मिलीलीटर मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खरीफ सब्जियों की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा बची हुई उर्वरकों की मात्रा दें। बेल की सब्जियों के लिए मंडप बनाएं। सब्जियों की तुड़ाई भी करते रहें। कीट एवं बीमारियों से फसल को बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। नवीन फलदार पौधों का रोपण करें एवं मरे हुए पौधों के स्थान पर नवीन पौधे का रोपण करें। आम के बागों से वर्षा के पानी को निकालने की उचित व्यवस्था करें। फलदार वृक्षों के तनों पर वार ईटिंग कैटरपिलर, जिसे छाल खाने वाली इल्ली कहते हैं, दिखाई देने पर इनके बनाए हुए छिद्रों में मिट्टी का तेल छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण हेतु मेलाथियान की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों के प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें और तालाब से अनावश्यक जीव जंतुओं तथा अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। बकरियों को बारिश से भीगने से बचाने की व्यवस्था करें एवं CCPP का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नगरिया, जिला भिंड के किसान जितेंद्र सिंह तोमर ने। आप कटहल की बागवानी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जितेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आप सभी किसान भाइयों को स्वागत करते हैं एवं हम आपको कटहल की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, जो हम लोगों ने पिछले 20 सालों में शोध करने के उपरांत पाया है। यह देखा गया है कि हमने जितने भी कटहल की प्रजातियां यहाँ देखी हैं, 2 तरह की प्रजातियां मुख्य रूप से हैं। एक पका के खाने वाली तथा दूसरी जो है हमारे जो सब्जी के रूप में खाते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं, परिवार जन हैं, वो अधिकतर सब्जी बनाए खाते हैं,
लेकिन वहीं जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पका के खाते हैं। और जब हम प्रजातियों की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो हमारे जो प्रजातियां हैं NJ1, NJ3, NG4, ये हमारी वैरायटियां जो हैं सब्जी बना के खाने बहुत अच्छी हैं। और NJ6, NJ13, NJ14, ये प्रजातियां जो हैं ये पका के खाने के लिए है। दूसरी बात, इसमें जो लगाने की जो बात है, उसमें अगर उसीली मिट्टी उसमें न लगावें, अच्छी मिट्टी में चलता है। और थोड़ा भी अगर सॉइल जो है जिसमें साल्ट ज़्यादा है, क्षार ज़्यादा है, तो उसमें जो है लगभग 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। खोदने के उपरांत उसमें जो है 3 से 4 टोकरी गोबर की खाद और थोड़ा सा बालू जरूर मिलाएं। अगर चिकनी मिट्टी है तो, बलवट मिट्टी है तो कोई जरूरत नहीं है। और उसको 1 से 2 ये लगभग 1.5 फीट ऊंचाई तक भरें। और भरने के बाद जब 2-3 बार पानी उसमें बरस के गड्ढा बैठ जाए तो उसमें उसका पौधरोपण करना चाहिए। किसान भाइयों, वही पौधे सही तरीके से लगते हैं जिनकी रुपाई के लिए गड्ढे पहले से यानी गर्मी के मौसम में खोदे जाते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढा की खुदाई नहीं की है और आपको रोपाई करनी है तो अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद, उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रोपाई करें। पौधरोपण में ध्यान रखें, कभी भी तने के पास पानी न लगे। और पौधा बड़ा हो उसके बावजूद भी अगर 20 साल का पौधा, उसको भी पानी से बचाएं ताकि सीधे पानी उसमें न लगने पाए। ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो हमारी जितनी भी प्रजातियां हैं, अगर आप बीजू लगाते हैं तो 8 साल फलता है, लेकिन जो कलमी पौधे हैं ये लगभग 4 से 5वें साल में फलना चालू कर देते हैं। शुरू में मेल फूल इसमें भी आएंगे और बाद में 1 से 2 साल बाद जो है फीमेल फूल आएंगे, तब आपका फल टिकता है। अगर देखा जाए तो कटहल के उत्पादन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कई किसान भाई हमारे बोलते हैं कि हमारे कटहल में जो है फूल आ रहा है और झड़ जाता है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि इसमें 2 तरह के फूल आते हैं। 2 कटहल जो दिखाई पड़ते हैं 2 तरह के हैं। एक पतली टहनियों में निकलते हैं और दूसरा जो मोटी मोटी डालों में या मोटा जो ट्रंक है उस पर आते हैं। तो जो ऊपर टहनियों में कटहल दिखाई पड़ते हैं वो चिकने थोड़े होते हैं और वो शुरू के लगभग 2-3 साल तक निकलेंगे, उसके बाद वो गिरते रहते हैं। तो किसान भाई सोचते हैं कि हमारा कटहल टिक नहीं रहा, तो मेल फूल हमेशा गिरेगा। और जब मोटी टहनियों फल आएगा जो ऊपर थोड़ा खुरदुरा होता है वो टिकेगा। तो किसान भाई उससे कभी परेशान ना हो कि जब शुरू में मेल फूल आता है और 1-2 साल बाद फीमेल आएगा उसमें टिकेगा। फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि जो पतली जो नई शाखाएं होती हैं उनको लगभग 1/4 भाग उनको काट के, और सबसे अच्छा तरीका इसको मेंटेन करने का, बकरी वाले होते हैं, भेड़ वाले होते हैं, जानवरों को खिलाने वाले होते हैं, तो हंसिया बांध के डंडे में उसको थोड़ा थोड़ा कटवा के, तो उसका एक तो बिना पैसे में छटाई हो जाएगी और जानवरों के खाने के लिए पत्तियाँ मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा काम है। जब उसकी कटहल की तुड़ाई कर लें तो उसके तुरंत बाद जो है उसकी 1/4 जो नई शाखाएं हैं उनको काटने के बाद उसमें जो है यूरिया का छिड़काव जरूर करें। यूरिया या जो आपकी गोबर की खाद है, लगभग 4 से 5 टोकरी जो है, अगर नया पौधा है और बड़ा पौधा है तो लगभग 1 कुंटल गोबर की खाद जो है उसके कैनोपी में डाल देते हैं। और वो लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे, मुख्य तना जो होता है उससे कुछ दूरी पे, 1.5 से 1.5 मीटर की दूरी पे डालते हैं। और कभी भी जो आप पौधा है उसके पास ऊंचा रखें, तने के पास, क्योंकि केला, ये पपीता हो गया, आपका जैक फ्रूट हो गया, अगर तने के पास पानी लगेगा तो पौधा आपका मरेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सचबुच पौधा है, पानी लगा नहीं कि पौधा मरा, और इसका उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो विशेष जो ध्यान देने की बात है कि इसके पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां की पौधा ऊंचाई पर हो। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।